तिहाड़ जेल की कहानी अब और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। सेल नंबर 13 का जो रहस्य है ना, वो अब हमें खींचने वाला है अपने सबसे काले, सबसे खौफनाक कोने में। देखिए, अब तक जो भी सुना ना, यकीन मानिए वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खौफ वो तो अब शुरू होने वाला है। अब वीरेंद्र के पास ना कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। मतलब दो ही ऑप्शन थे, या तो वो सच का सामना करे या फिर मौत का। और उसने अपना फैसला कर लिया था कि आज रात कुछ भी हो जाए, वो उस औरत की मौत का राज जानकर ही रहेगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और वक्त हो चला था ठीक रात के 12 बजे का। घड़ी की सुई जैसे 12 पर आकर थम सी गई थी। बिल्कुल आधी रात का वक्त। पूरी बैरक सो चुकी थी। मतलब जेल की हर दीवार, हर सलाख, ऐसा लग रहा था जैसे सब गहरी नींद में डूब चुके हों। हर तरफ बस एक मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। और जानते हैं, ठीक उसी मौत के सन्नाटे को चीरता हुआ वीरेंद्र चुपचाप बाहर निकला। हाँ, उसके कदम कांप तो रहे थे, लेकिन इरादा बिल्कुल पक्का था। उसकी मंजिल एक ही थी, सेल नंबर 13। उसके हाथ में एक पुरानी सी टॉर्च थी, जिसकी पीली रोशनी भी ना बार बार हर कदम पे जैसे दगा दे रही थी, टिमटिमा रही थी। और जैसे जैसे वो सेल नंबर 13 के करीब पहुंचता गया, अचानक एक आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसने उसे वहीं रोक दिया। ये आवाज दीवार से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई दीवार को खरोच रहा हो। कर, कर, सोचिए जरा। ये आवाज किसी पत्थर के खिसकने की नहीं थी। नहीं, ये आवाज थी जैसे कोई सूखे हुए नाखून किसी सख्त चीज पर घिस रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो वो दीवार उसे अपनी तरफ बुला रही थी। वीरेंद्र ने अपने कांपते हुए हाथों से टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली, और जो देखा उसकी तो जैसे सांसें ही रुक गईं। दीवार पर नाखूनों के निशान थे, और वो निशान ताजे थे। अरे इतने ताजे कि वो गीले लग रहे थे। बिल्कुल ऐसा जैसे कोई अभी अभी उन्हें बनाकर वहां से हटाओ। और तभी उसके दिमाग में उस रूह की आवाज गूंजी, याद है ना, मेरी लाश यहीं है। अब वीरेंद्र समझ गया, सवाल सिर्फ दीवार का नहीं था। असली सवाल तो था उस दीवार के पीछे दफन गहरे सच का। तो उसने हिम्मत जुटाई, जमीन पर मतलब फर्श पर दस्तक देकर देखी, और आवाज खोखली थी। साफ पता चल रहा था कि नीचे कुछ है। उसके हाथ तो बर्फ जैसे ठंडे पड़ चुके थे, पर वो रुका नहीं। एक एक करके उसने वहां से ईंटें हटानी शुरू कर दी। ईंटों के ठीक नीचे गीली बदबूदार मिट्टी थी, और जैसे ही वीरेंद्र ने उस मिट्टी में हाथ डाला ना, उसकी उंगलियों से कोई सख्त चीज टकराई। उसने उसे बाहर खींचा तो देखा वो एक चूड़ी थी, टूटी हुई और वक्त के साथ पूरी तरह गल चुकी थी। और बस जिस पल वो चूड़ी मिट्टी से बाहर आई, ऐसा लगा जैसे पूरी जेल कांप उठी हो। अचानक न जाने कहां से एक बर्फीली हवा का तेज झोंका आया और लोहे के दरवाजों को जोर जोर से पीटने लगा। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ज्यादा नाराज हो गया हो। उसी हवा के तेज शोर के बीच एक सिसकी सुनाई दी, एक ऐसी दबी हुई आवाज जो जैसे किसी टूटे हुए खराब गले से निकली हो, और वो आवाज कह रही थी, रुक जा। वीरेंद्र ने हिम्मत करके पलट कर देखा, और इस बार अंधेरे में सिर्फ एक परछाई नहीं थी। नहीं, वो ठीक वहीं खड़ी थी, पूरी की पूरी। और उसका जो मंजर था, सच कहूं तो किसी के भी दिल की धड़कन रोक दे। बाल बुरी तरह उलझे हुए, चेहरा आधा जैसे पिघल चुका था। आंखें तो थी ही नहीं, आंखों की जगह बस दो गहरे सुराख थे, जिनमें से एक अजीब सी सफेद आग जल रही थी। और उसके हाथ में, हाँ, वही टूटी हुई चूड़ियां थीं। धीरे धीरे एक एक कदम करके वो वीरेंद्र की तरफ बढ़ने लगी। वीरेंद्र पीछे हटता गया, जब तक कि उसकी पीठ उस ठंडी पथरीली दीवार से नहीं जा लगी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, बच निकलने की कोई जगह नहीं बची थी। तो अब ये एक आमना सामना था। एक तरफ वीरेंद्र और दूसरी तरफ मौत, और साथ ही एक ऐसे राज का भी सामना था जो न जाने कितने सालों से इस सेल की ईंटों में कैद था। वो वीरेंद्र के इतने इतने करीब आ गई कि उसकी बर्फीली सांसें वीरेंद्र अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। और फिर उसने वीरेंद्र के कान में फुसफुसाकर कहा, मेरी मौत कोई हादसा नहीं थी, ये एक कत्ल था।
और इसके बाद उसने जो कहा, उसने तो जैसे वीरेंद्र के पैरों तले से जमीन ही खींच ली। उस रूह ने कहा, वो वार्डन जिसने मुझे मारा था, वो आज भी इसी जेल में है। ये सुनते ही वीरेंद्र का दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। वो कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता, उससे पहले ही वो साया धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी अधूरी चेतावनी दी, और इस बार उसकी आवाज वीरेंद्र के कानों में नहीं बल्कि सीधा उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। मेरी लाश को ढूंढकर बाहर निकाल, नहीं तो अगला नंबर तेरा ही होगा। और बस इतना कहकर वो पूरी तरह गायब हो गई। और ठीक उसके जाते ही वीरेंद्र के हाथ में जो टॉर्च थी वो एक बार फड़फड़ाई और बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। इतना घना, इतना खौफनाक अंधेरा कि वीरेंद्र को अपनी ही सांस की आवाज डराने लगी थी। वीरेंद्र तो डर के मारे जैसे जम ही गया था, और तभी उसे अपनी गर्दन की ठीक पीछे किसी और की गर्म सांसें महसूस हुईं, और वो समझ गया कि उस घने अंधेरे में वो अकेला नहीं है। कोई ठीक उसके पीछे आके खड़ा हो गया है।